दोस्तों, सीरिया में जैसे ही बशरुल असद की हुकूमत खत्म हुई, वैसे ही जो रिबल ग्रुप थे, जो बागी फौजें थी, वो वैसे तो जिस इलाके से भी गुजरी, इस इलाके में मौजूद जो भी छोटे बड़े कैद खाने थे, जो जेल्स थी, इनके अंदर से सैकड़ों या हजारों की तादाद में कैदी आज़ाद होते चले गए। मगर फिर भी जिस हास जेल की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चाएं हुई, या कह सकते हैं कि जो एक जेल खुद HTS या फिर बाकी जो ग्रुप थे, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी, वो कोई और नहीं बल्कि मेन सिटी दमिश्क से ही कुछ दूरी पर मौजूद सैदना नाम की वो बदनाम ज़माना जेल थी, जिसको दुनिया के ज़्यादातर इलाकों में एक दूसरे नाम मतलब कि हैमर स्लाउटर हाउस, या अगर हिंदी और उर्दू जुबान में कहूँ तो इंसानों का कज़ाब खाना मतलब कि इंसानों का कसाई खाना भी कहा जाता है। हैरानी की बात तो ये थी कि इस जेल के अंदर पहुंचने के बावजूद भी लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। शुरुआती हिस्से में ही मौजूद जो ऑपरेटिंग रूम था, वहां पर खड़े होकर पूरे जेल को देखा तो जा सकता था, क्योंकि जितने भी CCTV कैमरास लगे हुए थे वो सब यहीं से कंट्रोल हो रहे थे। ये टीवी में सारे बैरक्स को देखा जा सकता था, ये सारे कैदियों को देखा जा सकता था कि वो क्या कर रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज क्या हैं, वो किस हाल में हैं। मगर आखिर ये लोग हैं कहाँ पर, इस बात का पता नहीं चल पा रहा था। लाख कोशिशों के बावजूद भी इस बात का सुराग नहीं लगाया जा सका कि इन तक पहुंचने का रास्ता कहाँ है, इन लोगों का ठिकाना है कहाँ पर। अब क्योंकि बशर असद की हुकूमत, इस जेल के अंदर काम करने वाले लोग या इस जेल से जुड़े हुए लोग तो पहले ही भाग चुके थे, इसलिए जब बात नहीं बन पाई तो HTS की तरफ से ये ऐलान भी किया गया, अगर कोई भी पुराना इंसान यहाँ पर आकर इससे जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, मतलब इन कैदियों तक पहुँचने में किसी भी तरह की मदद करता है, तो इसको कुछ नहीं किया जाएगा, बल्कि एक बड़ी रकम इनाम के तौर पर दी जाएगी। बड़े इनाम का ऐलान करने के बावजूद भी कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह की मदद के लिए नहीं आया। आखिरकार क्रैकडाउन शुरू किया गया, मतलब ढूंढ कर ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने किसी भी तरीके से इस जेल के अंदर किसी भी तरीके का काम किया हो, और इसके बाद जो भी टूटी फूटी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई थी उसका सहारा लेकर ही 3-4 दिन के लंबे ऑपरेशन के बाद लोग इन कैदियों तक पहुंचने में कामयाब रहे। मगर इस जेल के कैदियों के बाहर आ जाने के बाद अब इन कैदियों के हालात से और इनकी जुबानों से जो दुनिया की सबसे बदनाम जेल की दास्तानें बाहर आ रही थी, इन्होंने तो मानो लोगों को अंदर से हिलाकर ही रख दिया था। और असद फैमिली के रूल को लेकर एक ऐसा पहलू उजागर किया गया है कि जिसके बारे में ना तो दुनिया जानती थी और ना ही शायद लोगों ने कभी सोचा भी था, और ज्यादातर लोग तो यही सोच कर ही लर्जे जा रहे थे, क्या वाकई ही इंसान के साथ ऐसा भी कर सकता है। तो बिल्कुल, इंसान ने इंसान के साथ सब कुछ किया, और क्या कुछ किया है ये जानने से पहले जरा इस जेल की लोकेशन और इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। लोकेशन के एंगल से देखें तो सीरिया की जो कैपिटल है दमिश्क, इससे लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी कस्बा है जिसको सैदना नाम से जाना जाता है। इसी कस्बे में एक पहाड़ी के ऊपर इस बड़ी सी जेल को 1981 में बनाना शुरू किया गया था, और फिर 1986 और 87 के दौर से ये जेल ऑपरेशनल भी हो गई। सीरिया की ये जेल, जिसको दुनिया की सबसे सख्त और सबसे बदनाम जेल के तौर पर जाना जाता है, यहाँ पर ऐसे हजारों कैदी बंद थे जिन्होंने 1-2 साल 5 साल तो छोड़िए, बल्कि पिछले कई सालों से सूरज की रोशनी तक नहीं देखी थी। बाहर की आबो हवा इनके जिस्म से होकर भी नहीं गुजरी थी। अभी कुछ साल पहले ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस जेल से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इस जेल को ह्यूमन स्लाउटर हाउस मतलब कि इंसानी ज़िबाखाना करार दिया गया था, और बताया गया था कि ये एक ऐसा कैदखाना है कि जहां पर बड़ी खामोशी से और बड़ी ही खुफिया तरीके से जो असद फैमिली है वो अपने मुखालिफिन को ज़िबा कर रही है। इस जेल को जब बनाया गया था तो शुरुआत से ही मकसद यही था कि इसके अंदर इन लोगों को बंद किया जाएगा जो सियासी कैदी होंगे या फिर बागी होंगे, या खास तौर से वो लोग जो असद फैमिली के खिलाफ बोलते या फिर कुछ करते होंगे। वैसे तो बशरुल असद के फादर यानी कि हाफिजुल असद के दौर में ही इस जेल के अंदर इन लोगों के ऊपर वो कहर बरसाना शुरू कर दिया गया था जो इससे पहले शायद दुनिया के गिने चुने कैदखानों में ही सुनने को मिला होगा। लेकिन फिर जो सारी हदें पार हुई वो दरअसल बशरुल असद की हुकूमत में उस वक्त हुई कि जब सीरिया के अंदर सिविल वार शुरू हुई। इसके बाद से ही धीरे धीरे खुफिया रिपोर्ट के जरिए से तो कभी किसी और जरिए से दुनिया के सामने इस जेल का नाम आना शुरू हो गया था। इस जेल के अंदर लंबे वक्त से कैद रहने वाले कैदियों में ज्यादातर तो वो हैं जिनको बिना किसी ट्रायल के, इवन बिना किसी राब्ते के ही बंद रखा गया। मतलब इनकी खुद की फैमिली को भी नहीं पता था कि इनके अपने किसी जेल में बंद है, बल्कि वो तो इनको शायद मरा हुआ गुमान कर चुके थे। टॉर्चर करने का मामला तो पूछिए ही मत, क्योंकि कोई ऐसा तरीका ही नहीं है जिसको छोड़ा गया हो। बिजली के झटके हो, प्यासा रखना हो, लंबे वक्त तक तन्हाई और अंधेरे में रखना हो,
बुरे तरीके से मारना पीटना, इवन दिमागी तौर पर टॉर्चर करना हो, सब कुछ किया जाता था। रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि यहाँ पर मर्द और औरत दोनों को ही जिनसी ज्यादतियों का भी निशाना बनाया जाता था। और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि किसी किसी को लोहे की सलाखों के बीच में रखकर इसकी बॉडी को कुचल दिया जाता था। इस पूरे लंबे पीरियड में ही लगातार अंदर रहने वाले कैदियों को मौत की सजा भी दी जाती थी और सजा देने के लिए फांसी के अलावा अलग अलग तरीकों को भी अपनाया जाता था। दावा यह भी किया जा रहा है कि मौत की सजा के बाद बहुत सारे कैदियों की जो बॉडी हुआ करती थी, इनको मशीनों में डालकर इस तरीके से कुचल दिया जाता था जिससे वो बॉडी बिल्कुल छोटी सी हो जाती थी। इस जेल के अंदर इंसानों पर बरसाए जाने वाले इस कहर को देखते हुए ही दुनिया की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस जेल को द डेथ प्रिजन मतलब कि सुर कैदखाने का नाम दिया है। साथियों, साबका प्रेसिडेंट बशरुल असद के दौर में इस बदनाम जेल के अंदर हर हफ्ते कम से कम 2 बार बकायदा बहुत सारे कैदियों को फांसी की सजा दी जाती थी। और अब तो ये बात भी लगभग क्लियर हो चुकी है कि साल 2012 से लेकर 2022 के बीच में यानी 10 सालों के अंदर 30 से 35 हजार के करीब लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया है। किसी को फांसी दी गई तो किसी को मौत की सजा किसी दूसरे तरीके से दी गई, किसी को टॉर्चर करके मारा गया, किसी का इलाज नहीं किया गया तो उसकी मौत हो गई, तो किसी को खाना ना देकर फाका वगैरह के जरिए से भी मौत की नींद सुला दिया गया। बशरुल असद की हुकूमत गिर जाने के बाद जब जैसे तैसे इस कैद खाने में मौजूद कैदियों को आज़ाद कराया गया तो वहाँ से जो नज़ारे आए वो वाकई दिल को दहला देने वाले थे। एक लंबे अरसे से इस जेल के अंदर मौजूद वो कैदी जिनको बाहर की कुछ खबर ही नहीं थी, इन्होंने जब अपने आप को आज़ाद होते हुए देखा तो वो खुश होने की बजाय कंफ्यूज नजर आए। मतलब इनको तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। कोई हंस रहा था तो कोई रो रहा था, तो कोई टॉर्चर की वजह से ऑलरेडी इतना ज्यादा शौक में जा चुका था कि बस वो लोगों की शक्लें देख रहा था और इनके समझाने और इनकी बात करने के बावजूद भी वो इनसे कुछ बोल ही नहीं रहा था। एक कैदी ने तो मीडिया को कसम खाते हुए बताया कि इसके साथ 54 लोगों को आज मौत की सजा दी जानी थी। मतलब अगर बशरुल असद की हुकूमत नहीं गिरती और आज के दिन तक ये लोग हमको यहाँ छुड़वाने नहीं आ पाते तो हम लोग यकीनन जिंदा नहीं होते। जबकि एक कैदी ऐसा भी मिला कि जिसको जब कैद किया गया था तो वो एक लड़का था और आज लगभग बूढ़ा होने को है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला मंजर वो था कि जब एक 3 साल से भी कम उम्र का बच्चा आज़ाद होकर अपनी जेल की कोठरी से निकला और इधर उधर भाग रहे लोगों को बस अपनी हैत बड़ी निगाहों से देख रहा था और शायद ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। आज़ाद हुए कैदियों में ज़्यादातर लोग वो हैं कि जो दिमागी तौर पर ठीक नहीं हैं और अंदर ये लोग किन हालात में रह रहे थे इस चीज़ का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनमें से कुछ कैदी तो ऐसे थे जिनको इस बात की खबर भी नहीं थी कि बशरुल्लाह के फादर यानी कि हफ्जुल असद आज से लगभग 24 साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। मतलब इनको दुनिया से इतना ज्यादा काट कर रखा गया था, इनको इस बात की खबर भी नहीं थी कि बाहर क्या चल रहा है। यही वजह है कि बहुत सारे कैदी तो ये दावा कर रहे थे कि जब हमको आज़ाद कराने के लिए ये बागी फौजें आई तो हमको तो ऐसा महसूस हुआ कि मानो सद्दाम हुसैन की फौज ने हमला किया है। इस जेल के अंदर एक कैदी तो ऐसा भी मिला कि जिसका ताल्लुक उर्दन मतलब के जॉर्डन से है और इसको 38 साल पहले कैद किया गया था। अब जब बशरुल असद की हुकूमत गिर चुकी है तो वो आज़ाद होकर अपने मुल्क पहुंचने में कामयाब रहा। आसपास के लोगों ने बताया कि इसके आ जाने से इसके जो खानदान वाले हैं उन्होंने चैन की सांस तो ली है, लेकिन इसके आने से पहले ही एक लंबी मुद्दत तक इसकी फैमिली के ज्यादातर लोग इसका इंतजार करते करते इस दुनिया से भी जा चुके हैं। इस इंसान का नाम उसामा बशीर हसन बताया जा रहा है। 1986 में जब जॉर्डन के इस इंसान की उम्र लगभग 18 साल रही होगी तब इसके घर वालों ने यह खबर दी थी कि याददाश्त की कमजोरी की वजह से ये इंसान कहीं गुम हो गया है। लेकिन तब से लेकर अब तक लगातार ये सीरिया की जेल में कैद था और जब बशरुल असद की हुकूमत गिरी और यहाँ के कैदी आज़ाद हुए तब फाइनली इस इंसान को अपने खानदान वालों से मिलवा दिया गया है। याद रहे दोस्तों कि बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बशरुल असद के ऊपर पहले से ही ये इल्ज़ाम लगाती गए हैं कि बशरुल असद ने अपनी हुकूमत को बनाए रखने के लिए और अपने मुखालफिन पर क्रैकडाउन करने के लिए जो कैद खाने बना रखे हैं वो दरअसल कोई आम जेल्स कोई आम कैद खाने नहीं हैं, बल्कि इंसानों पर जुल्म स्तम करने के वो ठिकाने हैं कि जिनको इंसानों का ज़िबा खाना इंसानों का कसाई खाना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि बशरुल असद की हुकूमत भी अपने ऊपर लगने वाले इन सारे इल्ज़ामों को बेबुनियाद करार देती थी। साथ ही साथ ऐसी किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ पर आने की इजाज़त भी नहीं देती थी
جو جانچ پڑتال کے لیے یہاں پر آنا چاہتی تھی، اور اب جب حکومت گر چکی ہے، قیدی قید خانے سے باہر آ چکے ہیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ سارے الزام شاید ریالٹی سے زیادہ دور بھی نہیں تھے۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے بہت سارے قید خانے، بہت ساری جیلز کے جو انڈر گراؤنڈ موجود ہوں، ان تک لوگ پہنچ ہی نہ سکے ہوں۔ اسی لیے اس آپریشن کو ابھی بھی بند نہیں کیا گیا ہے، کہ جس آپریشن کے تحت ان خفیہ قید خانوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔